मैं भी बैठ गया उसके बाद में अपने हथियार दे करके, मैंने कहा एक थाली दो यार। 15-20 मिनट बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। मैं उससे पूछा मैं फटी, कहते हैं ये पूरी तरह उधड़ गई कि वो अकेला रैम्बो जाता है या जाके ना सबको मार देता है। ऐसा है, ये है फालतू की बात। रील और रियल लाइफ में बहुत है, अगर आगे जाके ना अकेला सबको मार दूंगा तो ऐसा नहीं है, फिर उसकी मारी जाएगी। ठीक है, अब आपको शौक लगेगा, एक स्पाई का टारगेट होता है एक देश, पूरा देश टारगेट होता है। उसका मेन टारगेट होता है किसी देश को। मतलब अब आप बोलोगे यार देश कैसे, क्योंकि आज के टाइम में तो देश को गुलाम बना नहीं सकते, लेकिन एक स्पाई ये चाहेगा कि किसी भी देश की गवर्नमेंट उसके हिसाब से चले। आप सोच नहीं सकते कि 70 साल की गवर्नमेंट गिरा देगा आपकी एक आदमी। मैं कहा देखो साहब, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो नाम कमा के जाऊंगा या तिरंगे में जाऊंगा। उसके यहाँ गोली मारी यार मेरे बंदे ने, यहाँ पे पहली बुलेट। अपना जवान बहुत दुख होता है अगर यू लूज अ सोल्जर इन यूनिफॉर्म। ये तो भगोड़े इनका क्या, ये तो आए मरने के लिए। तो सर अगर देखा जाए तो एक स्पाई का, एक एजेंट का असली टारगेट है क्या? मतलब वो क्यों जा रहा है मिशन पे, वो टारगेट क्या है उसका? सर एक एजेंट का, एक स्पाई का, मैं हम अपने लिए नहीं बोलूँगा, पूरे वर्ल्ड को लेता हूँ, चाहे CIA का हो, MSS का हो, MI5 का हो, है ना, हमारा हो, ISI का हो, मोसाद का हो, किसी का भी एक हम पर्टिकुलर, इनका टारगेट पता है क्या होता है? अब आपको शौक लगेगा, एक स्पाई का टारगेट होता है एक देश, पूरा देश टारगेट होता है। मतलब ये नहीं है कि टारगेट कोई आदमी हो उसका, ठीक है, उसका मेन टारगेट होता है किसी देश को। मतलब अब आप बोलोगे यार देश कैसे, क्योंकि आज के टाइम में तो देश को गुलाम बना नहीं सकते, वो सिचुएशन नहीं है कि आप देश को गुलाम बना सकते हो करके, लेकिन एक स्पाई ये चाहेगा कि किसी भी देश की गवर्नमेंट उसके हिसाब से चले। आप सोच नहीं सकते कि 70 साल की गवर्नमेंट गिरा देगा आपकी एक आदमी। और सर इसको ऑर्डर कौन देते हैं? यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी दुनिया की कोई भी एजेंसी है, चाहे हमारी हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके चलता हूँ। कैसे कि 4 मई 1989 या 87, मेरे माइंड से थोड़ा सा वो हो रहा है, फिजी की गवर्नमेंट गिर गई थी। वहाँ की गवर्नमेंट क्या हुई, कोलैप्स हो गई। वहाँ के जो कर्नल थे रबुका, उन्होंने वहाँ पर फिजी को क्या कर दिया, अपने हैंड ओवर में ले लिया पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, तो अंग्रेज यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को फिजी लेकर गए, क्योंकि फिजी उनके कंट्रोल में था और उन्हें काम करने के लिए चाहिए थे फिजी में बहुत लोग। तो जितने भी हम लोग बिहार, यूपी से जितने भी लोग थे वो फिजी के अंदर थे, और फिजी में उस टाइम इंडियंस की लगभग 55% पॉपुलेशन थी। जो कर्नल रबुका था वो नहीं चाहता था, इंडियंस को लाइक नहीं करता था। जब उसने गवर्नमेंट गिराई तो उसने एक ही दिन हज़ारों इंडियंस को किल कर दिया। इसकी पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया बोल रही थी यार गलत हुआ है करके, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे लोग थे, 55% हिंदुस्तानी थे, तो हिंदुस्तान ने स्टेप डिसाइड किया, बोला नहीं फिजी की गवर्नमेंट को ही चेंज कर देंगे करके। तो वहाँ से एक ऑपरेशन स्टार्ट होता, ऑपरेशन त्रिशूल। और ये लगा लो कि 87 या 89 एक्चुअल डेट में हुआ है, स्टार्ट हुआ, और 2002 के दशक में हमारी एजेंसी ने एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना दिया वहाँ पर। मतलब कहने का मतलब है कि पूरी गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो उनका पहला टारगेट क्या होता है, एक देश। आज आप छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, रशिया, ठीक है, यूक्रेन वॉर चल रहा है। ये दुनिया को दिखाई दे रहा है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये सिर्फ हमको नजर आ रहा है। जो यूक्रेन महज 6 घंटे में खत्म हो सकता है, यार 2 साल होने वाले हैं यार, यूक्रेन खत्म ही नहीं हो रहा। सही बात है। कोई तीसरे लोग हैं जो इस वॉर को करा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब उनका भी टारगेट क्या है, उनका भी टारगेट एक देश है। उनका टारगेट क्या है, रशिया है, कि रशिया को बैकफुट में फेंक दो करके। मतलब एक स्पाई का टारगेट नहीं होता कोई, एक स्पाई का टारगेट होता है एक देश की सरकार को खत्म कर देना, उस देश को खत्म कर देना, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देना। जैसे ISIS हो गया, या बिन लादेन के आप लगा सकते हैं, ठीक है, लश्कर ए तोयबा हो गया। एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। उसके लिए ऑपरेशन में अगर किसी इंडिविजुअल को भी टारगेट करना हो तो 3 दिन में भी ऑपरेशन हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है ऑपरेशन, 30 साल में भी हो सकता है। ऐसा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के लिए कई सालों से प्लानिंग होती है। अगर किसी देश की गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई तो ऐसा नहीं है यार कि 2 दिन पहले डिसाइड किया है, ये कई सालों की मेहनत होती है। और ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? आप क्यों चाहोगे किसी देश की गवर्नमेंट को गिराना? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना यार। यार क्यों चाहोगे? अब हमारे बगल में देख लो ना, श्रीलंका खत्म, नेपाल में कंट्रोल कर लिया, बांग्लादेश वैसे खत्म हो गया। रीज़न क्या है कि एक उदाहरण के लिए
1947 से लेकर हमारे देश में कांग्रेस गई नहीं थी यार। आप कांग्रेस की सरकार देखो तो जब मुरारी देसाई जी की सरकार आई तभी कांग्रेस की सरकार गई। यूएसएसआर कभी चाहता ही नहीं था ये सरकार जाए करके। आपको लगता है, हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ हम ही डिसाइड करते हैं। हमारी गवर्नमेंट किसकी बनेगी ये कुछ और भी लोग हैं जो डिसाइड करते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है सर? दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है सर। और मैं भी यही चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कल यूएस में क्या चल रहे हैं, इस टाइम इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं तो मैं भी यही चाहूँगा यार कि मेरे बेनिफिट के लिए किसकी सरकार आनी चाहिए। अगर आप ही हो, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर दो, आप अपने मोहल्ले के अंदर एक प्रधान को खड़ा करते हो, ठीक है। प्रधान के इलेक्शन में भी 10 गुट हो जाते हैं। एक बोलता है ये प्रधान जीते, दूसरा बोलता है ये प्रधान जीते करके। उनका निजी फायदा होता है ना यार। उनका क्या निजी फायदा, अगर ये प्रधान जीतेगा तो कुछ एक ठेके इसको मिल जाएंगे, कहता मेरा जीतेगा तो मेरे को ठेके मिल जाएंगे। इसी को आप बड़े लेवल पर ले लो। अगर यूएस में ये प्रेसिडेंट आएगा तो मेरे देश को ये फायदा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए यूएस के अगर जहां जहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं वहां से आर्मी विड्रॉल करेगा ट्रंप, या बाइडेन ट्रंप आर्मी को विड्रॉल करेगा, तो ये बड़े लेवल पर है। तो आप सोच सकते हैं कि देश भी ये प्लान करता है कि सरकार किसकी आनी चाहिए करके। सर अगर कभी टारगेट मिस हो जाए आपका, जैसे आप किसी मिशन पे हो एंड कुछ अलग हो गया, या पब्लिक प्लेस, जैसे मतलब मैं मूवी के रेफरेंस से बता रहा हूँ, पब्लिक प्लेस पे कोई मिशन एग्जीक्यूट करना है, कुछ गड़बड़ हो गई या आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन चली गई, तो हमने मूवी में किसी और की कोई सिविलियन मर गया या कुछ हो गया, तो डैमेज कंट्रोल यही है गवर्नमेंट का कि हम इसको नहीं जानते, या कुछ और बैकअप प्लान्स रहते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए सर, एक इंडिविजुअल आदमी की ज़्यादा वैल्यू है या देश की वैल्यू है? देश की वैल्यू। देश की ना। देश के लिए हज़ारों लोग कुर्बान। जब भी एक स्पाई, एक एजेंट कहीं जाता है, अगर उस देश में उसकी वजह से कुछ भी होंगे ना, आपके डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म हो जाएंगे भाई। उसका असर पूरी कंट्री के ऊपर पड़ता है। अगर उस देश में आप एक सपोज हिंदुस्तानी नागरिक है कोई भी, अगर वो कुछ भी करता है, अगर फिर भी वो गवर्नमेंट में, अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट फिर भी अपने आदमी को सपोर्ट करती है, तो उसके रिलेशंस पूरे देश के ऊपर फर्क पड़ेगा। आप एक आदमी का नुकसान चाहोगे या पूरे देश का नुकसान चाहोगे? तो इसमें कोई गवर्नमेंट भी गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एक स्पाई जा रहा है उसको ये सब चीज़ नहीं पता, उसको सब चीज़ पता है भाई, क्योंकि उसको पता है कि उससे ऊपर उसका देश है तभी तो जा रहा है। तो ये मजबूरी है दुनिया के हर देश की। हम ही नहीं यार, हम तो छोड़ो, आप क्या कहते हैं, यूएस का एक इंसिडेंट आपने पाकिस्तान में सुना होगा, ठीक है। रेमंड एलन की हिस्ट्री आप सुनना। तो रेमंड एलन का क्या था, रेमंड एलन को एक्चुअली क्या हुआ था, जब 26/11 हुआ था इंडिया के अंदर, तो यूएस को पहली बार लगा कि यार हाफिज़ यहीं तक नहीं रुकेगा करके, ठीक है। वो 9/11 से अभी तक उनका सदमा नहीं निकले थे वो लोग, और यहाँ 26/11 हुआ, तो उसका असर यूएस में भी हुआ भाई। तो सीआईए ने पहली बार प्लान किया। सीआईए ने बोला कि हाफिज़ को क्या करो, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो करके, और यूएस ने यूएन में उसको ग्लोबल टेररिस्ट के लिए मांग उठाई, और चाइना ने वीटो पावर का यूज़ किया और ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से रोक दिया हाफिज़ को। लेकिन यहाँ भी नहीं रुका, सीआईए नहीं रुका यहाँ। सीआईए ने बोला कि हाफिज़ को मारना है भाई, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने अपना एक एजेंट, जो वहाँ पर पहले डेल्टा फोर्स के हुआ करते थे, उनको एक डिप्लोमेट पासपोर्ट पर एक नॉर्मली सीआईए के थ्रू पाक एम्बेसी में भेजा, ठीक है। और वहाँ कंटिन्यू लोग वॉच कर रहे थे हाफिज़ के ऊपर। और एलन को एक दिन पता चला कि यार हाफिज़ का एक प्रोग्राम यहाँ, और उसी दिन था डेट गिराने का। लेकिन जैसे ही एलन वहाँ से निकला, रेमंड एलन वहाँ से निकला, तो सीआईए को, सॉरी आईएसआई को पता चल गया कि हाफिज़ टारगेट है करके। तो आईएसआई ने अपने 2 एजेंट लगा दिए पीछे। मतलब स्पाइनोस की दुनिया पता है क्या भाई? स्पाइनोस की दुनिया वो है कि आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आपके पीछे 100 की लाइन होगी, दूसरे को नहीं पता, दूसरे के ऊपर। मतलब ये चैन कभी खत्म नहीं होती है, ध्यान रखना, ये चैन कंटिन्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे एक अर्थवर्म आता ना, उसको काट दो तब भी चलेगा वो, तो ये कभी खत्म नहीं होता। तो रेमंड एलन पहले हाफिज़ को मारता, इससे पहले वो नज़दीक पहुंच गए भाई उसके, और दोनों रेमंड एलन को टारगेट करने लगे। इससे वो तो ऑलरेडी एक भाई, मैंने कहा डेल्टा के वहाँ की इलाइट फोर्स का कमांडो रह चुका है, उसने पहले ही दोनों को शूट कर दिया। जैसे ही दोनों को शूट किया, ठीक है, तो भाई आवाम वहाँ की गुस्सा होगी, पाकिस्तान की आवाम, वो मारने के लिए आ गई रेमंड एलन को। तो रेमंड एलन ने अपनी जान बचाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी में कॉल किया कि यार ये चीज़ हो गई। अब सीआईए वहाँ से निकली उसकी मदद करने के लिए, इत्तेफाक से एक और मर गया गाड़ी से। मतलब जैसे ही एम्बेसी से गाड़ी निकली, तीसरा एक और मर गया भाई। और तीसरे मरने के बाद कैसे भी करके पाकिस्तान रेंजर वहाँ तक पहुँचे, वहाँ की लोकल पुलिस, रेमंड एलन को जेल में डाला भाई उन्होंने, ठीक है। मतलब अमेरिका को भी कम से कम 3 महीने लगे अपने एजेंट को बाहर निकालने के लिए, और सीआईए ने अपने एजेंट को निकालने के लिए
21 लोगों की किलिंग करी है पाकिस्तान में, और सरिया लॉ निकालकर रेमंड एलन को लेकर गए। और आपको एक चीज और इत्तेफाक होगा सुनकर कि रेमंड एलन को निकालने के चक्कर में उन्होंने बिन लादेन को 1.5 महीना बाद में मारा। वो ऑपरेशन 1.5 महीना पहले था, डीले करना पड़ा उन्हें। डिले करना पड़ा क्योंकि बराक ओबामा उस टाइम वहां के प्रेसिडेंट थे। बराक ओबामा को पता था अगर हम इस टाइम बिन लादेन को पाकिस्तान में मारेंगे तो रेमंड एलन को पाकिस्तान में फांसी दे देगी पाकिस्तान गवर्नमेंट, क्योंकि इतना प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं भाई, पहले हम रेमंड एलन को निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बिन लादेन को मारेंगे। तो एक एजेंसी ने, और अपने एजेंट को निकालने के लिए 21 आदमी को किलिंग, मतलब मैं किलिंग बोलूं क्या करूं, आज तक वो गायब है यार, मिले ही नहीं है कभी। तो आप स्पाई नोज का वर्ल्ड नहीं समझ सकते किस लेवल पर काम करते हैं। सर आपके थोड़े मिशंस की बात करते हैं। आप कुछ अगर अपना कोई मिशन जो आप पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हो, अगर बिना कंट्री का या चीज़ों का नाम ज़्यादा लिए अगर। बस एक था कि यार हमारी करेंसी को कैसे भी करके हमारे को एक इन्फॉर्मेशन लगी थी कि हम एक आदमी को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे, बहुत ही टाइम से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एक छोटा सा क्लू मिल गया था कि उसका एक बंदा इस टाइम जेल के अंदर है करके। ठीक है, तो उस टाइम ऑलरेडी इत्तेफाक से मैं भी जेल के अंदर ही था, तो मैं उस आदमी से मिला जो जेल के अंदर जाली करेंसी के अंदर, उसका नेटवर्क इंडिया के अंदर था पूरा का पूरा। तो मिलने के बाद दोस्ती हुई, चीज़ें आए। तो फिर मैंने पहले रैंडमली उससे पूछा कि यार किस केस में आए हो करके, बोल दिया यार ऐसे यार जाली करेंसी में आए, फेक लगा दिया। तो मेरे को तो पता था पूरा, वैसे ही पहले पता था। तो धीरे धीरे दोस्ती हुई, चीज़ें हुई, तो उसको भी पैसों की नीड हुई, उसको भी पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने कहा यार पैसे की ज़रूरत तेरे को भी और मेरे को भी है। मैंने कहा मेरे कुछ लड़के हैं जो पैसा चला देंगे अगर कहीं से अरेंज करा सकता है तो। अब उसको पैसे, तो जेल चाहिए तो पैसे, तो उसने कहा ठीक है। बोला कितना करेंसी चाहिए करके, मैंने कहा यार 2-4-5 लाख रुपए दिलवा दे करके। तो जो भी भाव तय हुआ, उसने कहा ठीक है बंदा भेज और यहाँ से मिल जाएगा करके। मैंने कहा देख 10% तेरा 10% मेरा, दोनों भाई का। तो जाली करेंसी उसने दिलवाई, 5-1 लाख जाली करेंसी दिलवाई उसने। तो थोड़ा उसको पैसा मिल गया, तो उसको एक ट्रस्ट गेन हो गया। ठीक है, ट्रस्ट गेन हो गया। तो मैंने कहा यार करेंसी तो बढ़िया है बिल्कुल। बोला यार बिल्कुल 42 फीचर्स हैं भाई, कोई पकड़ ही नहीं सकता करके। ठीक है, तो हमने उन नोटों को चेक करवाया और पता चल गया कि ISI के नोट है करके, पाकिस्तान से पूरा इंडिया आ रहे हैं करके, वो फीचर्स पूरे के पूरे पाकिस्तान के हैं करके। ठीक है, तो फिर मैंने उसको बोला कि यार ये बढ़िया, तो अगली डील एक करा, 50 लाख की डील करवा दे। तब उसने कहा 50 लाख की डील तो इंडिया में नहीं हो पाएगी करके। तो बस मैं यही सुनना चाह रहा था। तो मैंने कहा अपने आदमी चले जाएंगे भाई वहाँ। तो आदमी लोग वहाँ गए, उसने डील करवाई, उसको एक मोटा प्रॉफिट मिल गया, बढ़िया। लेकिन हमारे को पहुँचना था उस टारगेट तक जिसे हम चाहते थे। तो डील के बाद उसने कहा बढ़िया धंधा चल रहा है करके, उसको प्रॉफिट बहुत बढ़िया, भरोसा, उसको अच्छी कमाई मिल गई बिल्कुल। जेल में बिल्कुल जैसा रह रहा था बिल्कुल राजा की तरह हो गया, जेल में कमाई अच्छी आ गई उसकी। तो फिर हमने एक बहुत मोटी रकम, एक रिस्क लिया बहुत मोटी रकम का। अब उतना पैसा सुनकर उसने कहा ये तो मेरे हाथ में नहीं है करके, यार इसकी डील करने के लिए तुम्हारे को किससे मिलना पड़ेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम उस आदमी तक मिले डील तक करने के लिए। तो उसने कहा ठीक है इतनी बड़ी डील, पेमेंट वगैरह तुम हमारे को दिखा दो करके। ठीक है, हमने वीडियो कॉलिंग से पूरा उसको पेमेंट वगैरह दिखा दिया। तो उसने कहा ठीक है ये डील मेरे हाथ में नहीं है, इस डील को मेरे सुपीरियर करेंगे, उसी की ज़रूरत हमारे को थी। और वो डील करने आया, उसको एलिमिनेट कर दिया। तो बहुत टाइम लगता है किसी चीज़ को करने में। तो उसको किल ही करा फिर आपने? कर दिया, ख़त्म कर दिया सर। ये आपने खुद एग्जीक्यूट करा या नहीं, मैंने एग्जीक्यूट आप इन्फॉर्मेशन दे रहे थे? मैं इन्फॉर्मेशन या हमारी टीम या जो भी थी, और पूरा जाली करेंसी का नेटवर्क खत्म किया। और ये कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुआ था पूरा? पूरे प्रोसीजर को लग गए थे 4 महीने के आसपास, अच्छा। और बहुत पैसा भी खर्च हुआ। बट सर जब आप जेल में थे तो आप सर्व कर सकते हो, मतलब ऐसा था कि आप आपकी तो मैं आज भी information- कर दूंगा सर। आप भी अगर आपके पास भी कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जो हमारे देश के हित के लिए हो, आप कभी भी दे सकते हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा सर, इन्फॉर्मेशन आपके पास भी हो तो आप बिल्कुल सर आपके व्यूवर्स को भी बोलिएगा कि अगर उनको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा आदमी है जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं सोचता, ठीक है, जो हमारे देश के हित में नहीं है, वो कुछ गलत काम कर रहा है, तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके यार उसकी कंप्लेन करो। एक अच्छे नागरिक होने के नाते ये तो कर लो यार। सही बात है। ठीक है, तो ये कभी ना सोचें कि आप सेफ हो, क्योंकि आतंकवाद कब आपके दहलीज पर आएगा आपको कभी नहीं पता चलेगा यार। सर वैसे एक स्पाई और टेररिस्ट का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल सेम होता है क्या? यार देखो कि अगर मतलब वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड छोड़ के कि देश के लिए। यार ये तो एक लाइन है, मैं लाइन के इस पार हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं लाइन के उस पार चला गया तो मैं एक आतंकवादी हूँ यार। तो एक लाइन का फ़र्क है सर। बाकी सब वो सेम ही है कि भाई देश
देश के लिए मरना और नहीं देश देखो, एक स्पाई जो है वो कभी इनोसेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक आतंकवादी उसको करना ही दहशत है, चाहे हजारों लोग मरें। उसको क्या करना है, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट को गिराना, यहाँ की आर्थिक स्थिति को ख़त्म करना, दहशत फैलाना लोगों में, प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत फैलाना। उसके लिए हज़ारों लोग भी मरे तो कोई फ़र्क नहीं। लेकिन एक स्पाई, बस ये है कि एक स्पाई जाएगा तो उस पर लगेगा एक आतंक मतलब देशद्रोह एक्ट लगेगा, बट वो टेररिस्ट नहीं है, इज ए नॉट ए टेररिस्ट यार। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने चैनल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमें दी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस पीओके से 5 लश्कर तोयबा के टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन मिली और किसी तरीके से वो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गए, हिंटरलैंड में आए और उनको श्रीनगर जाना था। और उससे बीच में एक नदी पड़ती थी और नदी के नॉर्थ का एरिया वो मेरे पास था। तो वहाँ का पूरा टाउन का एरिया प्लस पूरा जंगल पहाड़ वो मेरे पास थे। तो ये टास्क मेरे पास आया कि उनको इंटरसेप्ट करना है। वो मिले और उन्होंने यहाँ आने के बाद एक कम्युनिकेशन किया, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अब मैं आपको बताता हूँ चैलेंजेस क्या होते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सारी एजेंसीज उस पर लगी हुई हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन से हम रेफरेंस निकालते हैं कि उसने कहाँ से फ़ोन यूज़ किया होगा। तो जो भी मेथड यूज़ करती है वो हमने यूज़ किया। हमें पता है वो पाकिस्तानी सैटेलाइट फ़ोन है, उसका कम्युनिकेशन हुआ, एक फ़ोन कॉल हुआ, हमें पता चला और हमने लोकेशन निकाली और लोकेशन निकलती है पाकिस्तान के वेस्टर्न कॉर्नर में किसी एक छोटे से गांव की। अब हमारे पास चैलेंज ये होता है कि अगर वो पाकिस्तान में है तो हम उसे ढूंढें कैसे। तो आप समझ रहे हो चैलेंजेस। वो हमें पता है कि वो हमारे एरिया में है, हमें जनरली पता है कि इस जंगल में इन पहाड़ों के बीच में वो है, राइट। पर आपको तो पिन पॉइंट चाहिए ना, एग्जैक्ट जगह चाहिए। कहाँ तक ढूंढोगे, कितनी फौज लगाओगे जंगल में ढूंढने के लिए। तो वो हालत हो रही होती है। अब ऐसे टाइम पे आपको वहाँ पे फिर से उसको डिड्यूस करना पड़ता है कि नहीं ये लोकेशन गलत है और कम्युनिकेशन कर। तो अब ये चल रहा है और उसने रेडियो सेट यूज अपना सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करा, ऑफ करा, रख दिया। अब कैसे ढूंढोगे। हम वहाँ पे ढूंढना शुरू हुआ। मैं गया एक पूरा पेट्रोल लेके और वहाँ पे पूरा जो हाइट्स हैं वो वहाँ पे करीब 12,000 फुट के आसपास की पीक्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ और पूरा जंगल है, थिक फॉरेस्ट। तो उसमें मैं अपनी टीम को लेके गया, ऊपर पहुँचे। मैं वहाँ पहुँचा, एक जगह तक पहुँचे, वहाँ मैंने बताया कि सर यहाँ तक तो कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं मिल रहा, कोई खबर नहीं। हम बहुत सारे साइंस होते हैं जो हम ढूंढते हैं जंगल में कि ऐसा कुछ दिखे, कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो लोकल गुज्जर कम्युनिटी के लोग ऊपर हैं उनसे भी पूछा, कुछ नहीं पता चल रहा है। सारे खबरी वबरी सब लगा रखे, एक निशान नहीं मिल रहा। अब वहाँ पे हम थक गए हैं, हमें 3 दिन ऑलरेडी हो गए हैं। ऊपर पहाड़ी पे टॉप पे बैठे हुए हैं, नीचे गर्मी लग रही है, हाफ शर्ट पहन रहे हो और ऊपर वहाँ पे बर्फ़ के पैचेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है आपका। आप वहाँ बैठे हो और वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन है कि नहीं यार हैं तो वहीं, पिन पॉइंट लोकेशन मिल नहीं रही पर वो हैं उसी जंगल में और आप ढूंढो। हम वहाँ पे 7 दिन रुके ये ऑब्जर्व करने के लिए कि मूवमेंट है नहीं है क्या है। 7 दिन तक हम वहाँ रुके उस जंगल में अकेले, हमारे पास कोई नहीं, ठीक है। और जो भी हम राशंस वगैरह ले गए सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं। ना आप खाना बना सकते वहाँ पे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप छुप के होते हो उस टाइम पे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और मज़े की बात ये होती है कि वहीं पे वो टेररिस्ट भी छुपे हुए हैं और वहीं पे आप भी छुपे हुए हो। उन्होंने आपको नहीं देखा और आपने उनको नहीं देखा अभी तक। उसके बाद हम वहाँ से पूरा जंगल स्कैन करते हैं, वो कहीं नहीं हमें मिल रहा। उसके बाद हमें एक हिंट मिलती है, लेकिन जब हमें वो हिंट मिलती है तो वो ऐसी जगह पे होती है कि हम टेररिस्ट पे अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अभी हम अटैक करते हैं तो टेररिस्ट भाग जाएगा और फिर उसको ढूंढना मुश्किल होगा। तो हम उसको वहाँ छोड़ते हैं। इस एरियाज़ को इनको बोलते हैं हिंटरलैंड। वहाँ से फिर हम आ जाते हैं बिना कोई सिग्नल दिए और आके हम आपस में अपनी बटालियन में हम बात करते हैं। कमांडिंग ऑफिसर को मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि मैं कहा सर ये हमने देखा ऐसे ऐसे हुआ, इतना पॉइंट कन्फर्म्ड है, इतना पॉइंट कन्फर्म नहीं है। फिर हमने प्लान बनाया कि हम इनको कहाँ रोक सकते हैं और हमने ये ढूंढा कि ये यहाँ पे अगर हैं तो किससे मदद ले सकते हैं। तो मैं राष्ट्रीय राइफल्स में था उस टाइम पे। तो राष्ट्रीय राइफल्स का अपना एक अलग नेटवर्क है और बहुत सॉलिड नेटवर्क है। हमने उनको ढूंढा, हमें पता चला, हमें ये पता चला कि वो कहाँ से आएंगे और कब आएंगे।
हमने वहाँ तक इन्फॉर्मेशन फिर वो डेवलप करी। तो किसी ने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी, वहाँ से दूसरी इन्फॉर्मेशन आई, तो उसको छलनी में छानते छानते आप स्पेसिफिक आए कि ओके ये इस दिन यहाँ से निकलेंगे, और वहाँ पे फिर हमने एम्बुश लगाया। बस उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हुई कि वो आतंकवादी हमसे आधे घंटे पहले पहुँच गए, और तब उन्होंने हमारे ऊपर फायर किया जब मैं गिरा और मेरे चोट लगी। लेकिन उसके बाद फिर वो ऑपरेशन हम कंटिन्यू कर पाए। कहाँ पर चोट लगी थी? मेरे राइट शोल्डर ये अंदर से परमानेंट डैमेज है, इसी की वजह से मेरे को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेना पड़ा। और उसके बाद वो 4-5 दिन ऑपरेशन चला, और उसमें 5 में से 4 टेररिस्ट हमने उसी टाइम पे मारे इन 3-4 दिनों में। पहली रात को जब मेरा कॉन्टैक्ट हुआ तब एक आतंकवादी मारा था हमने, और ये बहुत अच्छा ऑपरेशन था। ये शायद मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि वो टेररिस्ट मेरे सामने, ये मैं जब भी बात होती है ना तो याद आ जाता है कि वो सामने बैठ के मेरे ऊपर फायर कर रहा है, मैं उसकी राइफल देख रहा हूँ, वो मेरी राइफल देख रहा है, फ्लैश निकल रहा है रात को ना। तो उसके बाद वो मारे, और फिर एक टेररिस्ट था जिसके हाथ में इंजरी हुई और वो हमसे बच के भागा, लेकिन फिर पकड़ा गया और फिर उसको मैंने इंटेरोगेट भी करा। तो इस टाइप से ना मतलब पूरा एक फ्लो है और बहुत टेक्निकल है। सर ऐसे केस में अगर कोई भी आतंकवादी बोले मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मेरे को मत मारो, तो आर्मी उस टाइम पे ऑप्शन होता है कि फिर भी टपका दिया, या आपने क्या बोला, टेररिस्ट क्या बोलता है? टेररिस्ट अगर बोलता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं वेपन छोड़ रहा हूँ, सरेंडर। मेरे को ऐसे सुनाई नहीं देता। अच्छा सर वो बताइए ना ऑफ कैमरा जो आपने बताया था। सर कह रहे हैं ऑफ कैमरा बात नहीं करूंगा इनसे। सर ड्यूरिंग द इंटरोगेशन वो उस टाइम कैसे उनकी सिचुएशन होती है, किस तरीके से क्या क्या बात करते हो, क्या बताया उस टाइम जब आप जैसे आपने उनको पकड़ा था? देखो, जो इंटेरोगेशन की मैंने आपको बात बताई, इसको बोलते हैं एक टीम बनाई जाती है जिसको बोलते हैं JIC, जॉइंट इंटेरोगेशन टीम या कमेटी। और उसमें पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, राष्ट्र राइफल्स, इस टाइप के कुछ लोग होते हैं, कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग होते हैं। हम लोग बैठ के इंटेरोगेशन करते हैं। उसमें कुछ भी नहीं होता, आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होता उसमें, ठीक है। वो प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से होता है। हम पास बैठे होते हैं, हम उनसे प्यार से बात करते हैं, क्योंकि क्या पता वहाँ भी कैमरा ऑन हो। करेक्ट। तो हम बहुत प्यार से पूछते हैं। जिसको मैंने इंटेरोगेट किया था, मैंने शायद कहीं बोला भी होगा, नहीं बोला तो मैं बताता हूँ। उस आदमी का नाम था सलीम रहमानी। वो आई थिंक अभी सेंट्रल जेल जम्मू या श्रीनगर में पड़ा होगा। सलीम रहमानी था, लश्कर तौयबा का था, कराची का रहने वाला था, और उसकी माँ, बहन, बेटी, बीवी का नाम मैं भूल गया हूँ, ठीक है। कंगन पुलिस स्टेशन में हमने प्यार से बैठा के उसे चाय पिला के पूछा था, और उसने तोते की तरह सब बताया था। बस वही है कि वो तोते की तरह बोले, उससे पहले थोड़ी मिर्ची खिलानी पड़ती है ना तोते को। बट सर क्या जेन्युइनली जो ये मिलिटेंट्स होते हैं इनके पास इंफॉर्मेशन एक्चुअली उतनी रेलेवेंट होती है? क्योंकि इनको भी ऐसा सुना है हमने कि ज़्यादा पता नहीं होता या किसी यूज़ के नहीं होते, इनको हार्डली कुछ पता होता है कुछ नेटवर्क के बारे में, इनको पकड़ के कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा होता है? देखो, ये जो टेररिस्ट होते हैं ना, ज़्यादातर ये गधे होते हैं, और गधे को कुछ नहीं पता होता। उसको जिधर एक डंडी मारो, पत्थर मारो, वो उधर भागता है। आप सोचो यार, ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गंवार है, बस उसको सिर्फ एक राइफल पकड़ा दी कि तू जा गोली चला दे, इससे ज़्यादा उसको कुछ नहीं पता होता। नॉलेज होती है इनके हैंडलर्स के पास, नॉलेज होती है OGWs के पास। OGW मतलब? OGWs होते हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं। तो जैसे कहीं कोई किसी गांव में कोई मौलवी होगा, तो पाकिस्तान वाले उसको पैसा भेज रहे हैं, ISI उसको पैसा भेज रही है, पैसा उसके पास है। तो जो ये टेररिस्ट है ना, ये वहाँ से 2-4 रोटी वोटी बांध के आएगा, ठीक है, 1 चिकन का पीस ले आएगा, 2 अचार रख लाएगा, बिस्किट रख लाएगा, वहाँ से आएगा। उसको बोल देंगे तेरे को ये आदमी लेके जा रहा है, एक गाइड मिलेगा, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाएगा, बोलेगा तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। अब उसको अगर पैसे वैसे मिल गए हैं तो इनके साथ वो भी खेल कर देते हैं। फिर वो वहाँ पड़े होंगे, भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। क्योंकि 1-2 टेररिस्ट तो हमने ऐसे मारे हैं कि जिसके पास कुछ नहीं था, उसके पास राइफल में 2-4 गोलियां थी, उसी से वो हमसे लड़ रहा था, कोशिश कर रहा था लड़ने की। उसके बाद ना खाना था ना कुछ था। जब पुलिस को दिया उसको ना, उसकी बॉडी पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला, बोलता है सर इसने तो 6-7 दिन से खाना नहीं खाया। मैं कहा यार पहले बताते, इस पे साले पे गोली वेस्ट कर दी, तो थप्पड़ मार के मार देते। ये तो वेस्टेज ही है अपनी। तो ये ना, ये बिल्कुल टोटल गधे होते हैं साले, कुछ नहीं जानते। यहाँ पे आते हैं, हैंडलर्स उनको यूज़ करते हैं। और बहुत सारे लोग, अब चीज़ें सुधर गई हैं, वरना पहले लोग इनको टेररिस्ट को यूज़ करते थे गुंडा टाइप, कि मेरे पड़ोसी को मार दे, मेरे चाचा के लड़के को मार दे,
ये करवाते थे इनसे। ये कहाँ पे होता था? कश्मीर में। अच्छा। हाँ भाई, एक जो वो मौलवी बना हुआ है जो गांव का चौधरी बन के बैठा है, वो साला अपनी पर्सनल ग्रजेस निकलवा रहा है उनसे। बताओ। तो ये टेररिस्ट जो है ना, इसीलिए तो जो हिजबुल के लड़के होते थे उनके पेरेंट्स हमारे पास आके बोलते थे, सर मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बच्चा टेररिस्ट बन रहा है, सर उसको डांट दो, उसको गाली दे दो, 2 थप्पड़ मार दो। क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली अनपढ़ गंवार लड़का, उससे और क्या करवाओगे आप, उसको कुछ नहीं आता। फिर कोई हैंडलर उसको बोलता है आज तुझे ये जाना है और तू फलाने के नाम पे और ढिकाने के नाम पे उसको मोटिवेट करके बांध ले बम, ये गाड़ी ले जा टक्कर मार देना। तो बेवकूफ आदमी यार, राइट। तो ये समझना जरूरी। तो उससे इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी? उस पर तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है। उससे बस आप ये पूछ सकते हो भाई कौन से रास्ते से आया। अब वो इतने कुछ तो इतने गंवार होते हैं उनको रास्ता भी नहीं याद होता कौन से गांव से आए थे। इस टाइप की हालत होती है। बट थैंकफुली ये काम पुलिस करती है, हम उससे बचे रहते हैं। इंटेरोगेशन वगैरह ज़्यादा पुलिस करती है। हमारे पास, मेरे पास किसी ने सरेंडर किया ही नहीं, सुना ही नहीं देता। एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार हम लोग ऑपरेशंस में थे एंड 2 चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ इन प्रिंसिपल ना, जब मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता। एक, जब कोई आदमी खाना खा रहा होता है तब, और दूसरा जब मैं किसी को सोते हुए देखता हूँ तब, है ना, बिकॉज यू आर एट योर इनोसेंस, है ना, कि आदमी अपनी भूख मिटा रहा है या सो रहा है, उस समय मेरे को चाह के भी गुस्सा नहीं आता। तो एक बंदा था जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे फॉर लॉन्ग टाइम, मंथ्स। वो बताया कि काफ़ी यूनिटों ने ट्राई किया बट इज़ वेरी स्मार्ट है, नहीं पता लग रहा, कैब मिल जाता है। तो आई डिड सम होमवर्क एंड आई गॉट टू नो कि इस इलाके में कंसेप्ट है कि दिन में भी खाने के टाइम पे लोग इकट्ठे होते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते बट ब्रंच कंसेप्ट है। तो जनरली फैमिली इकट्ठे बैठ के खाना खाती है। तो मैं ओके लेट्स ट्राई 11 इन द मॉर्निंग। तो लोग बोला सब 11 बजे ऑपरेशन कौन करता है? मैंने कहा मैं करूँगा। सर सॉरी मैं काट रहा हूँ आपको, कैन यू टॉक अबाउट दिस इलाका, कहाँ की बात है? हाँ। नॉर्थ ईस्ट। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट की। तो 11 बजे हम लोग दिन में गए ऑपरेशन में। तो कोई वो पर्टिकुलर होता ना कि फैशन कॉर्डन कर लो, हल्ला वल्ला मचा दिया, घेर लो करके। मैं ज़्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं, गाड़ी से उतरे आराम से, मैं जस्ट अपना आराम से खड़े हो जाओ। दरवाज़ा खोला, वो नीचे बैठ करके घर के 5 लोग अपना खाना खा रहे थे। उसमें भाई साहब वो भी थे। जैसे उसने देखा कि 5 आदमी खड़े हैं, देवदूत है ना, आपको लेने के लिए आए हैं कि आओ भैया तुम्हारा टाइम हो गया है। तो जैसे उसने देखा वहाँ पे, एंड ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज लिटरली वेरी शॉक्ड ऑब्वियसली कि हथियार के हाथ बंदे खड़े हैं। तो आई सेड, मैं आराम से रिलैक्स खड़ा होने लगा। मैं सिट डाउन, कंधे पे हाथ रख के, मैं खाना खाओ। तो मैं भी बैठ गया उसके हाथ में अपने हथियार दे करके। मैंने कहा एक थाली दो यार, तो मैं खाना मिलेगा। तो वो बहुत टेंशन में था कि यार ये कैसा आदमी है। मैं खाने का टाइम है, डोंट लीव योर मील, आई विल ऑल्सो जॉइन यू। तो खाना खाया उसके हाथ में, मैं थोड़ी सी दाल और देना, अच्छी बनी है। तो बड़ी मुश्किल से, मतलब उसको खाना नहीं खाया जाए। मैं खा ले आराम से खा। तो खाना खिलाया, 15-20 मिनट बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं हाथ धुलवाया यार ज़रा, तो उसने हाथ धुलवाए। फिर मैंने कहा मैं भी हाथ धुलवाता हूँ, धुलवा। तो तब तक वो ऑलरेडी डेड था, ख़त्म। वो 20 मिनट में, अंडरस्टैंड हिज साइक, बिकॉज फौज जिस तरह काम करती है, जो होना चाहिए, जो उसने एंटिसिपेट किया, ऐसा कुछ नहीं था। फाड़ने के लिए इतना भी बहुत था कि मेरे घर में आके मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है, अगर हाथ धुलवा, फिर कंधे पे हाथ रखा। मैं बता क्या मूड, क्या कहता है तेरा मान, व्हाट डू वांट टू डू? कहता है आई वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन। मैं गुड, आई लव सच पीपल, यू नो। मैं व्हाट एल्स, बहुत टेंशन में था। ही वाज गल्पिंग हिज ओन, अपना है ना कि भैया नहीं हो पा रहा। दिमाग में 100 चीजें चल रही होंगी कि ये क्या हो रहा है। आई आस्क्ड हिम एग्जैक्टली द सेम थिंग जो आप पूछ रहे हो। मैं उससे पूछा, मैं फटी? कहता है ये पूरी तरह उधड़ गई। मैं गुड, अब बता। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी यार, यू नो, इट इज मोमेंटरी। आप कितना थ्रेशोल्ड किस आदमी का है। कोई आदमी बहुत छोटी सी चीज़ को डर जाता है। आई थिंक है ना, मोर देन 70-80% स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, यू नो, दिस इज फैक्ट। बट वो एक इंप्रेशन ऐसा बना हुआ है सांप है करके, टांग पे से भी निकल जाता है ना लोगों के। तो वो कमज़ोर दिल का आदमी है, वो इतना घबरा जाता है, शॉक में या तो गिर जाता है। कोई लोग ना झाग भी निकाल देते हैं मुंह से, डर के मारे फोम निकल जाता है। दे आर सो पैनिक, फ्यू पीपल दे लूज देयर ब्रेथ ऑल्सो। बट इट इज़ नॉट नेसेसरली कि एवरी स्नेक इज पॉइजनस। सो इट्स स्टेट ऑफ माइंड, यू नो। थोड़ा मजबूत करोगे तो हो जाएगा। अब जैसे मैं अपने यहाँ देखता हूँ इंडियन मेंटालिटी जो मैंने देखी है बचपन से ना, छोटा बच्चा होगा, जाएगा नीचे गिर जाएगा, आधे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे, पैर मारेंगे, जोड़ा बेटा चींटी है, देखो हाथी है, हमने मार दिया है ना, उसका हौसला बढ़ाने के लिए। वो एक बड़ी फद्दू वे यार ऑफ बड़ी बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। यही चीज़ अगर इराक में होती है और वो गिर जाता बच्चा और ड्रामा करता, कान के नीचे एक आता ठैक, मतलब भगवान ने दे रखी है इतनी चमगादड़ जितनी बड़ी आंखें, देख के नहीं चल सकते। नेक्स्ट टाइम सीधा सीधा चलता, यू नो। इट इज़ हाउ यू बिल्ड अप। राइट। आप कैसी ट्रेनिंग देते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है, व्हाट इज़ योर स्किल सेट, है ना, दैट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस। फ़र्क पड़ता है। सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे आप बता रहे हो कि आप कश्मीर में या कहीं पे भी किसी भी बिलीफ मतलब
कॉमनर्स पे ज़्यादा वो डाउट नहीं करते थे, सबसे मिल के आप रहते थे। तो हिडन स्पाई भी ऐसे लोग ही निकलते हैं। तो आप कभी ऐसे मिशन पे गए हो, ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आई है कि एक हिडन स्पाई है एंड यू हैव टू कैच हिम, तो ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ मैं experience बताऊँ किया? ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि अगर हम आज किसी को बोलें कि यार हम 6 महीने में हमने नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ बनानी है और जिस पे एक एक एपिसोड पे हमने लोगों के रोंगटे खड़े करने, तो इतनी चीज़ें हुई हैं। बिकॉज हर रोज़ जो कश्मीर में था ना, हर रोज़ ऐसे लगता था हम कफन बांध के निकले, पता नहीं वापस आएंगे नहीं। एक तो एंगल ये होता था, दूसरा डायनामिक इतना है वो एरिया कि जिस लोगों से आप मिल रहे हो यार, इनमें से कौन है जो इनके इन्फॉर्मर है, और कई लोग क्या है, सिचुएशन ऐसी है यार, वो हमारे लिए भी काम करते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं। सर बताओ ना कोई किस्सा आपके साथ कुछ हुआ वो बढ़िया। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, ये मैं अक्टूबर 2001 की बात है, और मुझे खबर थी कि यार ये फलाना गांव है, और गांव के वो 3-4 गांव पहाड़ों में, तो वहाँ पे खबर मिलती थी, रेडियो से भी ऑपरेट करते थे लश्कर के, पता चल जाता था भाई उनका नेटवर्क वहाँ भी कोई टेक्नोलॉजी थी तब भी कि यार यहाँ पे ये पाकिस्तानी यहाँ से बोल रहा है या ये टेररिस्ट यहाँ से। तो हम जाते थे, मिलते नहीं थे। तो मैं बोलता ये छावनी है, ये लोग बिल में घुस जाते हैं चूहे की तरह, और जब इनको पता चलता फौज चलेगी तो ये निकल जाते हैं बाहर। तो एक बार रात को जो है, मैं स्मॉल टीम में काम करता था, मैं ये 30-40 लोग लेके नहीं जा, मैं 2 लोग 3 लोग 4 लोग, बहुत रिस्क लेता, बहुत ज़्यादा। लोग कहते सर क्या कर रहे हो आप, कहीं एम्बुश हो जाएगा ये। मैंने कहा यार देखी जाएगी, बट क्योंकि ज़्यादा लोग जाएंगे तो जल्दी पता लगेगा उनको, तो कम लोग जाएंगे हम भी छुप सकते हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा, इनसे सीखा कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं। तो देखो, टेररिस्ट को आप तभी मार सकते हो जब आप टेररिस्ट की तरह सोचोगे। यू हैव टू थिंक लाइक हिम, वर्क लाइक हिम, ऑपरेट लाइक हिम टू किल हिम। अगर आप टिपिकल जो हमने आर्मी में ट्रेनिंग करी है वो करेंगे तो यार इज मच फास्टर। वो 2-2 में घूमेंगे, जल्दी घूमते हैं, पहाड़ों में निकल जाएंगे, लोगों से मेल मिलाप उनका जो भी है, भाषा जानते हैं। तो एक दिन मेरे को था खबर कि ये ओवरग्राउंड वर्कर है कि ये जो है काम करता है, इनके लिए ID कार्ड वगैरह बनाता है, इनके इस तरीके काम करता है। और मेरे पास बहुत अच्छा सेटअप हो गया था, लोग बहुत मतलब प्यार से भी खबर दे देते थे, यार मोर साहब को तो बता ही देते, ऐसे एनोनिमसली भी मेरी जेब में पर्ची डाल देते थे गले मिलते हुए। ओके। इतना प्यार, मतलब लोगों का एक रिस्पांस था। तो बोला सर ये बंदा है थोड़ा खुराफाती है और इसके पास, तो हम आपको विश्वास नहीं होगा, हम उसके घर में घुसे रात को तकरीबन 2-2:30 बजे हमने नॉक किया। और तब ना मेरी दाढ़ी वाड़ी काफ़ी बड़ी थी और मेरी पूरी टीम को कोई पहचान नहीं सकता था फौजी हैं कौन है। तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला, और ये बात अब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे भी लगता है ये सच में हुआ था या कैसे हुआ। तो उसने दरवाज़ा खोला, तो उसने टूटी सी कश्मीरी में पूछा भी तुम कौन हो। तो हमें भी थोड़ी सी आती, हमने लैंग्वेज वगैरह सीख ली थी। हमने कहा हम लश्कर के हैं और ऊपर से पीर पंजाल से आए हैं, और हमारे जूते वूते देख के समझ गए कि कहते जल्दी जल्दी अंदर आओ। तो उसको नहीं पता ये फ़ौजी है, उसने सोचा कि ये। तो हमने कहा भाई ठीक, आपके वो घर वाला कहाँ है? कहता वो तो जो है इस्लामाबाद से कल वापस नहीं आया। तो मेरा बंदा ऐसे देखे, मैं चुपचाप उसको बोलूँ मुझे पता है अनंतनाग को लोग इस्लामाबाद बोलते हैं लोकल उसमें जो अनंत। तो मैं तो वो समझ गई कि तो कहती वो आए नहीं है वहाँ से, और शायद लास्ट बस नहीं मिली होगी, वो वहीं पे रुक गए रात को। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर यहाँ पे कोई और है जिसके पास हम रात को जा सकते हैं, हमें कुछ हथियार लेने, ये करना है कुछ। हमने ऐसे कहानी बनाई। कहती है मैं बुला के लाती हूँ कि एक और बंदा जो आपकी मदद कर सकता है। तो बुलाने गई, और हम अभी सोच रहे यार अभी क्या होगा, बंदा कहीं वेपन लेके ना आ जाए या क्या करे। तो हमने प्रिकॉशन लिए हुए थे, 1-2 बंदे बाहर थे कि भाई वो सारा मतलब डिटेल में मैं नहीं जानता, बट मैंने आई हैड डन ऑल प्रिकॉशंस। तो एक बंदे को लेके आई, अब उसी का कोई ब्रदर वगैरह, उसको बहुत तेज़ बुखार था और उसने दांत निकलवाया था, तो वो बोला नहीं जा रहा था। उसने कहा मैं चल सकता हूँ आपके साथ, फलाने घर में आप 1-2 दिन रुक सकते हो, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा अच्छा। तो कहता मैं चलूँ? मैंने कहा नहीं तुम रुको, हमें घर दिखा दो। मैं कहा कहीं इसको, फिर मतलब अभी हम एक पूरे, आप सोचो कश्मीर में घर कैसे ना, यहाँ घर है, फिर ऊपर है, बीच में मक्की की वो लगी हुई है, फिर नाला आ गया, मतलब बहुत उबड़ खाबड़ है, और रात का टाइम है। इस टाइम अभी रात के 3:30-4 बज गए, और हमें ये लग रहा पता नहीं क्या होगा। तो फिर हमने औरत को बोला ठीक है आप चलो, उसको बोला, हम उस घर की तरफ चलने लगे। वहाँ हमने नॉक किया, तो फिर बंदा एक निकला बाहर,
कहता है, हमने कहा उसका नाम लिया जिससे, कैसा ऐसा है, कहता हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं अभी तो दिन निकलने वाला है, अब क्या करें। कहता अभी ऐसा है, ये फौज का आने का टाइम इतने बजे होता है, तुम लोग जो है वहां चले जाना, वहां हम तुम्हारे लिए सुबह का जो है खाने पीने का पहुंचा देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, हथियार वगैरह, कहता नहीं मेरे पास अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। तो हम वहां से निकले, मैंने कहा भैया अब चलो वापस अब चलो वापस, कम से कम पता तो लग गया कि जब हम नहीं होते हैं तो लोगों का कैसे रिस्पॉन्स होता है, लोगों का इनके तरफ कैसे रिस्पॉन्स होता है और किस प्रकार से बिहेव करते हैं, कौन कौन लोग हैं। बट मैंने इनमें से किसी को टारगेट नहीं किया, किसी को भी। You got the informer? आई जस्ट गॉट द इन्फॉर्मर, पता लग गया मुझे ऐसे काम होता है। फिर हमने उस इंटेलिजेंस को यूज़ किया और उस तरीके से हमने काम करना किया। और उस इलाके में ना, जिसको हम छावनी कहते हैं, हमने शायद अगले 4-5 महीने में 6-7 बड़े बड़े लोगों को ठोका, ऐसी जगह जो वो कभी सोच नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते कि यार यहाँ भी हमें फौज, और इस टाइम पे कोई मारेगा हमारे को, झाड़ी से निकल के एक बंदा निकलेगा और हमें 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 मतलब जो है ना, इतने हमने ज़बरदस्त किल्स किए वहाँ पे। एक तो एक डिस्ट्रिक्ट कमांडर था लश्कर का, अबू माविया, उसके यहाँ गोली मारी यार मेरे बंदे ने, यहाँ पे पहली बुलेट, पहली शॉट, दूसरी यहाँ हेड शॉट, और बंदा नीचे गिरा हुआ, पट से हेडशॉट। पट बिल्कुल निकल के। तो हमने बिल्कुल तरीका चेंज कर दिया काम करने का, ऑपरेट करने का। मतलब वो जो दौर था ना, बहुत एक्साइटिंग। सर अगर मैं पूछूं, आपने या फिर आपकी टीम ने टोटल किल्स कितनी करी हैं? ये देखो, था हमारा कोई 35-40 के आसपास फाइनली, मतलब जो हमारे ऑपरेशंस, कुछ जॉइंट ऑपरेशन, कुछ हमारे ऑपरेशंस मिला के हमने वो किया। बट बेस्ट पार्ट क्या थी कि हमने जो वी कुड टेक आउट सम टॉप गाइज। एक बंदा था बहुत फेमस यार, बहुत फेमस था, उसको डिविजनल कमांडर कहते थे। मैं नाम मेरे को याद आया तो बताऊंगा उसको। वो डिविजनल कमांडर था और वो, उसके बारे में खबर ये थी कि सर ये कभी बाइक पे रहता है, कभी सूमो पे रहता है, कभी घोड़े पे रहता है, और पिस्टल लेके रहता है, कभी कोई वेपन भी नहीं होता उसके पास। ही वॉज डिविजनल कमांडर ऑफ हरकतुल जिहाद इस्लामी। ये बहुत टेरर ऑर्गेनाइजेशन था तब, आजकल मुझे पता नहीं इसका वजूद क्या है, शायद ख़त्म हो गया ये ऑर्गेनाइजेशन। उसका जो है डिविजनल कमांडर मीन्स पूरा J&K वगैरह का बॉस था वो। उसको हमने एक ऐसे डेयर डेविल ऑपरेशन में ठोका, मैं बता नहीं सकता, कि लोग हैरान हो गए। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी और मुझे कहाँ से दिल्ली से फ़ोन आए कि मेजर मौर्य कैसे किया आप लोगों ने, बताना जरा ये, हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू गेट दिस गाय। उस टाइम पे आपकी आइडेंटिटी रिवील करना अलाउड था? क्योंकि जैसे हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, जिन्होंने वो पूरा इंचार्ज लिया, उनके फेसेस ढके होते हैं, उनके नाम रिवील नहीं होते। क्या उस टाइम आपको पब्लिकली रिवील कर देते थे? तब जो है ये सब नहीं था यार, ना तो सोशल मीडिया था, ना ये इस टाइप की चीज़ें हुई थी, और ना ही इंटरनेट था, ये सब कुछ था ही नहीं। नन ऑफ दिस वॉज देयर। बट देखो, वो हमारा काम था, टू हाइड आर इंटेंट एंड आर आइडेंटिटी, क्योंकि मुझे लोग बहुत जानते थे। तो जो मैं ऑपरेशन करता था दूर जाके करता था, 20, 30, 40 किलोमीटर यार, पूरी रात चलना। और मैं बता रहा हूँ ऐसे मौसम में चलना कि क्या होता है ना, जब सर्दी में चलते हो ना आप, अब तो जैकेट वैकेट पहने हैं, बाल कलावा, ये वो, ठंड, ग्लव्स वगैरह, 2 सॉक्स पहनी हुई हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है। बट 15-20 मिनट के बाद पसीना शुरू हो जाता है। फिर आप ये उतारो, फिर आप 25-30 किलोमीटर जाके, अगर आप जाके रुक गए एक जगह पे और आपने वहाँ एम्बुश में बैठना है, आपको खबर है कि यार यहाँ से निकलेंगे, वो पसीना ना बर्फ़ बन जाता है। और वो जो रीढ़ की हड्डी में जो ठंड लगती है ना, मैं बताता हूँ, कोई वो खुद ही एक्सपीरियंस करना होता है, उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो ऐसे जाना, फिर 5-5, 6-6 घंटे बैठना, फिर दोबारा ठंड लगनी शुरू हो जाती है क्योंकि पसीना बर्फ़ बन गया। तो बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब सुबह के आप जो मॉर्निंग की हमारी रूटीन है वो नहीं कर सकते आप टाइम पे, उसके लिए भी आपको प्रिकॉशन लेने होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट होता है, बहुत पैशन चाहिए, बहुत डेडिकेशन चाहिए। ना कोई कैमरा है, ना कोई अवार्ड है, ना कोई देख रहा है, ये सिर्फ सिंगल माइंडेड पैशन है टीम का और टीम लीडर का। और इसका कोई ऊपर से भी ऑर्डर नहीं आता कि आप करो, दिस इज मोस्टली सेल्फ इनिशिएटेड। अच्छा सर, आप रात भर चलते थे, आप बता रहे हो, तो आपके साथ फौजी हुआ करते अच्छा, वो नाम याद आ गया। हाँ बताओ। नाम था खालिद बसरा। एंड he looked like a film star. He looked just like a
ऐसे इतना हैंडसम, उसकी जब हमने उसको किल किया तो फ्रेंच बियर्ड रखी हुई थी, कैन यू बिलीव इट, फ्रेंच बियर्ड। और अभी भी मुझे याद है जब जब हमने उसको किल किया, हमने उसको टर्न किया, उसकी बॉडी को हमने देखा, तो एक गांव वाले ने हमें कंफर्म किया, क्योंकि देखो हम जब मिलिटेंट मारते हमें क्या पता कौन है, हमें क्या, तो बेवकूफ कौन है। हमें शाम को जब टेररिस्ट नेटवर्क ओपन होता था ना, तब पता चलता, क्योंकि तब ना वो शाम को इनके नेटवर्क चलते थे और कमेंट्री देते थे, खराज अकीदत, उसको ऑबिचुरी कहते थे, हमारा एक शहीद हो गया वहाँ फौज ने, उसका नाम ये था, पाकिस्तान में ये गांव था, उसके वालिद का ये था, उससे हमें पता चलता था बंदा कौन मरा है, एक्चुअल नाम क्या था, नहीं तो सब सूडो नाम लेके रखते हैं। तो खालिद बसरा को जब हमने टर्न किया तो गांव वाला कहता है सर ये तो खालिद बसरा है। मैंने कहा पक्की बात है, कहता है सर 100%। मैंने कहा ऊपर बता दो, आपने यूं करा होगा, ये ले मैंने कुछ बढ़िया काम किया। मैंने कहा, यार ये कैसे हो गया, और कोई प्लान नहीं था, प्लान कुछ और कर रहे थे, और दिन में मारा आई थिंक 10, साढ़े 10, 11 बजे, जबकि कोई ऑपरेशन बहुत कम होता है। सो इफ़ यू आर इनोवेटिव, इफ़ यू आर अनप्रिडिक्टेबल, और थोड़ा गट फीलिंग है, थोड़ा पैशन है, तो फिर मतलब पता नहीं चलता कब क्या हो जाए। मैं सबसे पहले आपको कश्मीर ले जाना चाहता हूँ, मैं कश्मीर के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपने वहाँ पे सर्व करा है, आपने एक ऐसी साइड कश्मीर की देखी है जो आम इंसान नहीं जानता, और हमने एक बात सुनी है कि कश्मीर की जनता और आर्मी के बीच थोड़ी सी अनबन रहती है, पथराव हो जाता है, कुछ हो जाता है, फिर भी हमारी इंडियन आर्मी उनके लिए काम करती है, उनका भलाई सोचती है। तो आप मुझे बताओ सर कश्मीर के बारे में कुछ। तो कश्मीर देखो, मसला तो बहुत पेचीदा है, ठीक है, मसला बहुत पेचीदा है, और इसका कोई आसान हल भी नहीं है। और हल इस टाइप का, जब भी इंसर्जेंसी जहाँ भी डिफीट हुई ना दुनिया में, मलेशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, जहाँ ये पॉलिटिकल प्रोसेस से हुई है, तो बुलेट इज़ नॉट एन आंसर, पहले तो मैं ये बता दूँ, बुलेट इज़ नॉट एन आंसर, ठीक है। लेकिन कश्मीर पे अगर बात करें हम स्पेसिफिकली, तो मैं कश्मीर में एज ए स्टूडेंट भी गया हूँ, मेरे फादर पोस्टेड थे वहाँ पे। मैंने कश्मीर को तब देखा जब कोई इंसर्जेंसी नहीं थी, कुछ नहीं था, हम घूमते थे डल लेक पे और निशात बाग में, इधर उधर मस्ती में, पूरा ना लाल चौक पे, ये पूरा दिन घूमते थे। मैंने वो टाइम देखा है। और उसके बाद मैं पोस्टेड इन हुआ वहाँ। फिर मैंने जब ये इंसर्जेंसी शुरू हुई ना 89-90 में, आपको हैरानी होगी, मैं पुंछ में था, और पुंछ ना, हम जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे, और बिल्कुल कई बंकर ऐसे थे जैसे मैं और अपना एक दोस्त कैमरे वाला बैठा है सामने, मतलब वो हमने पाकिस्तान के साथ वो सिचुएशन देखी, और बहुत टेंस सिचुएशन थी, बहुत फायरिंग होती थी, अपना बचाव भी करना पड़ता था, और पाकिस्तानी मिल जाए तो ठोकना भी पड़ता था, मतलब उस टाइप की सिचुएशन थी। तो मैंने देख लिया था कि यार कुछ होने वाला है। 89-90 में बेनज़ीर भुट्टो के स्पीच वगैरह आते थे टीवी पे उनके। फिर अचानक आग लगी कश्मीर में, और ये मैं मानना चाहिए कि एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड, ठीक है, हमारी जितनी इंटेलिजेंसीज हैं, हमारा जो सिस्टम है, हम सब सरप्राइज हुए, क्या हुआ, अब हुआ, आग लग गई। तो फिर कई दौर आए हैं कश्मीर में जहाँ पर कि सिचुएशन सॉल्व हो सकती थी, फिर काफ़ी नौजवान चले गए यहाँ से। 87 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों उस इलेक्शन में क्या हुआ, क्यों लोग नाराज़ होकर छोड़ के चले गए जो इलेक्टेड भी थे, जो वी विल नॉट गो इनटू दैट। लेकिन अब मैं बात करूंगा मेरे जो कश्मीर में टेन्योर है उस पर बात करूंगा। मैंने नौकरी की 36 RR में, 36 राष्ट्रीय राइफल, ये जो गढ़वाल राइफल की यूनिट है, और ये इंडियन आर्मी की ना मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बहुत ज़बरदस्त लोगों के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला। और बेस्ट पार्ट क्या है, जब मैंने सर्व किया ना, दिस वाज मैं उस सर्विस में था, मतलब आज के ज़माने में तो कि आई वॉज नो लॉन्गर अ यंगस्टर, मैं ऑलमोस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाला था। मेरी 16 साल सर्विस हो चुकी थी, और मैंने फ़ौज के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टाफ कॉलेज, ये वो, विदेश रह के, मतलब आई वॉज इन द टॉप ऑफ द लाइन कि अब CO बनने वाले, उस स्टेज पे मैं गया। तो इसलिए भी मतलब मेरा काम बहुत मतलब मुझे गर्व देता है, या लोग कहते हैं यार सर 40 साल की एज में कर सकते हो तो 20 साल में क्यों नहीं कर सकते। तो एक पार्ट तो वो था। लेकिन जब मैं गया ना वहाँ, ये मैं सोच के गया था, देखो यार ये मेरे लिए लास्ट चांस है टू फाइट कॉम्बैट। इसके बाद यार जब CO वगैरह बन जाते हैं, ब्रिगेड कमांडर, फिर आप डायरेक्शन दे रहे हो, ये कर रहे हो, बट आप वेपन लेके नहीं लड़ोगे, ये लास्ट चांस है। तो मुझे याद है, मैं पहले दिन गया तो वहाँ पे साउथ कश्मीर में, ये अनंतनाग का इलाका, अनंतनाग से वहाँ जाते हैं, और मेरे सामने मेरे CO बैठे हैं, और वो कहते हैं यार यश तुम इतने सीनियर रैंक में यहाँ आए हो, क्या कुछ तुम्हारा क्या करोगे यहाँ। मैं कहा देखो सर मेरे पास 2 ही ऑप्शन है,
या तो नाम कमा के जाऊंगा या तिरंगे में जाऊंगा। वो ना कहते यार दोबारा बोला, ऐसा मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना। अब टीवी पे ऐसी बातें होती हैं, पिक्चरों में होती हैं, हम एक्चुअल में आर्मी में ऐसी बातें हम करते नहीं हैं। वी आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट एंड प्रोफेशनल। बट आई टोल्ड इन दिस, मैं इतना इमोशनल था। मैं कहा सर या तो यहाँ काम करके जाएंगे या तिरंगे में जाएंगे। कहता यार तुम ना, अब मैं समझ गया हूँ। ही शुक हैंड्स विद मी, ही सेज यार यू आर वेरी सॉलिड। मैंने कहा सर मुझे ऐसी जगह भेजो, मैं नाउ आई एम टॉकिंग, आई वाज वेरी सीनियर, आई वाज नेक्स्ट टू सीओ। मैंने कहा सर मुझे ऐसी जगह भेजो जो सबसे टफ इलाका हो। कहते अच्छा। मैंने कहा सर आई एम एज फिट एज यंगस्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़ मैंने कहा मुझे ऐसी जगह भेजो जहाँ पर ना आपको इंफॉर्मेशन भी कम आ रही है, मिलिटेंट भी नहीं मारे जा रहे हैं, और उस कंपनी में या वहाँ पे ना अभी थोड़ा कोई अच्छे मतलब कुछ पुश की ज़रूरत है, मतलब जहाँ कुछ रिजल्ट लाने की ज़रूरत है आर्मी भाषा में जहाँ रिजल्ट चाहिए। तो ही सेंट मी टू वन प्लेस, यू नो, कोकरनाग जगह है, बहुत खूबसूरत जगह, कभी आप लोग घूमने जाना, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ मैं गया, तो वहाँ देखो कश्मीर पे तो पूरा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो महसूस हुआ ना पहले 2-3 महीनों में, मैं सोते जागते देखता था जो वहाँ पे उस टाइम मिलिटेंट जिनके नाम थे ना, कि यार कोई मेरे सामने आएगा, मैं AK-47 निकालूंगा, मैं गोली चलाऊंगा और नाम होगा जो ऐसे। बट ऐसा होता नहीं, रियल लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट है। पहले 2-3 महीने ना मैं 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल अपने जवानों के साथ जंगलों में, पहाड़ों में ढूंढ रहे हैं कि शायद कहीं कोई उग्रवादी मिले, कोई मिलिटेंट मिले और हम मारे और हम कहें जी हमने अपना पहला किल किया है। ये बड़ा प्राउड की बात होती है, पहला किल किया। बट ऐसा होता नहीं है। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, हमें यहाँ इंटेलिजेंस कल्टीवेट करने की, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, कुछ नया करना पड़ेगा। तो नया करने के चक्कर में जो मेरी लाइफ कश्मीर की जो है, जितनी भी मतलब जो कुछ हुआ मेरी लाइफ में 18 महीने उसके बाद, वो सब हुआ जो कि मेरे माइंड में हमेशा था कि कुछ नया करना है। पहले जो करके गए हैं लोग, या जो मेरी सिखलाई है उससे हट के करना, अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स, अनप्रिडिक्टेबल। तो ये शब्द ना हॉलो नहीं है, ये मैंने ज़िंदगी में इन शब्दों को, इनका जो है एक्चुअली में होता देखा, इम्पैक्ट होता देखा। मैंने कहा यार ये वर्दी मिली है, इसकी शान ये है कि यार पहले तो मैं भारत का अच्छा एक नागरिक रहूं, कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं। तो जो हम कहानियां सुनते हैं, तो हमने ना बहुत, मैं इस चीज़ का, मैं अपने जवानों को बोलता है किसी को मारना नहीं है, किसी को पीटना नहीं है, किसी को टॉर्चर नहीं करना है, किसी औरत पे नज़र नहीं डालनी है, हर बुज़ुर्ग को उनकी दुआएं लेनी है। तो मैंने ये स्टार्ट किया। मैंने कोई बूढ़ी औरत, कोई बूढ़ा मिलता है, सोचो आपका ही बुजुर्ग है यार, गाँव के ही लोग हैं, इनकी रिस्पेक्ट करो। अच्छा, बच्चों से मेरा बड़ा कनेक्शन था। मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, मैंने वहाँ बच्चों के लिए मैं बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता था। अब वो बड़े बड़े हो गए, अभी मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पे हाँ, बहुत बच्चे अनंतनाग में और इस पूरे इलाके में, कुपवाड़ा, कश्मीर में बहुत बच्चे मुझे फॉलो करते हैं। दे कैन रिलेट यार, ये अच्छा, ये वही ऑफिसर है। तो मैं एजुकेशन की बात करता था, क्रिकेट की टीम मैंने ऑर्गेनाइज करी वहाँ, फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए बच्चों के लिए, उनको प्राइजेस देने बच्चों को। तो फालतू की बातें नहीं, बट एक्चुअल वो। तो इससे क्या हुआ ना कि लोगों में, आवाम में ना एक वो चला गया, यार ये बंदा, ये ऑफिसर बहुत सिंसियर है। तो उसका रिजल्ट जब शुरू हुआ ना काम, मैं बता नहीं सकता। हमने फिर उसके बाद तो बहुत बड़े बड़े मिलिटेंट्स को ठोका हमने। और उस दौरान मेरी टीम जो थी, मेरी एक स्मॉल टीम थी जिसको हम हेड हंटर्स कहते थे, उस टीम ने लश्कर तौयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी और जैश मोहम्मद, इन ग्रुप्स की सारी की सारी तंजीम कहते थे हम इनको, ग्रुप्स जो है, इनको तकरीबन सफाया कर दिया था साउथ कश्मीर से, उस इलाके से। इट वाज ह्यूज। लोग बात करते थे यार ये 36 RR, ये मोर साहब हैं, इनकी टीम है। लोग हमें बुलाते थे, हमें देखने आते थे, हमसे बातें करने आते थे, आर्मी में भी पूछने आते थे आप कैसे करते हो, हमसे ट्रेनिंग लेते थे। तो सर आप कौन सी गन यूज़ करते थे उस टाइम पे? AK-47। हाँ, AK-47 से बेटर कोई वेपन नहीं है। और वो वेपन मैं बताऊँ, सोते हुए भी बेड पे रहता था, कहीं भी जाओ हम AK-47 के बिना नहीं निकलते थे, कमरे से भी निकलना तो AK-47। दैट रिमेन पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट वॉज पार्ट ऑफ योर बॉडी। एंड फिर वो नहीं है कि आप ऑफिसर हो या जवान हो, भाई जब गोली चलेगी तो आपने अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है खुद, और एज एन ऑफिसर डबल अपना भी रखना है ध्यान, और ये भी देखना है यार किसी जवान को ना लग जाए। क्योंकि मैं पता वहाँ मैं क्या कहता, मैं कहा देखो यार ये जो आए ना पाकिस्तानी भगोड़े, ये साला 10,000 रुपये का बंदा है,
मेरा सिपाही 10 करोड़ का है। मैं कहता हूं यार तुम 10 करोड़ का इंसान है, मैं कैसे एक फायरिंग में एक मिलिटेंट मार दिया, एक सिपाही गया। मैंने कहा ये तो यार बहुत ही पोअर रेशियो है। मैंने कहा भाई तुम्हारी जान, तुम्हें घर वापस भेजना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, तुम सरकारी कर्मचारी, तुम्हारी पे है, पेंशन है, तुमको ट्रेनिंग दी गई है। मैंने कहा ये क्या बंदा है यार, इसकी क्या वैल्यू है। सो ये भी था मेरा। और मैं आपको बता दूं मेरी टीम में सबसे प्राउड की चीजें नहीं कि हमने कितने लोग मारे, ये है कि मैंने एक सिपाही नहीं खोया। डिड नॉट लूज अ सिंगल सोल्जर ड्यूरिंग दिस एंटायर थिंग। तो ये सब मतलब लोगों की दुआएं हैं ना। लोगों के दिल जीतोगे तो यार फिर जो है ना काम अच्छा होता है, फौज का नाम होता है, देश का नाम होता है।